हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल अजय कुमार TR में। दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए क्योंकि हमारा पिछला चैनल जो है सस्पेंड हो गया है। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम यही बात करते रहेंगे जब तक वो रिकवर नहीं हो जा रहा है। तो आगे बात करते हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। ये किस में है? पार्ट 5 या भाग 5 में है। आर्टिकल 52 से शुरू होके आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। आइए देखते हैं आगे क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान हैं, के आर्टिकल संबंधित राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये सारी बातें देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 65 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में क्या है? भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 है भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? निर्वाचक मंडल होगा एक। निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्य दोस्तों, केवल निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य। कोई भी इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होगा। इनके निर्वाचन मंडल में जो भी होगा वो सारे के सारे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 54 है। आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब इनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में क्या है? शपथ है। शपथ में ये बात कही गई। योग्यताएं आर्टिकल 58 में है। क्या है योग्यताएं? भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मजात नागरिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी लाभ का पद नहीं हो। मान लीजिए संसद के किसी सदस्य का या विधान परिषद का सदस्य है तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। या अधिकारी है किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन तो वो भी पद छोड़ना पड़ेगा। लाभ का पद धारण नहीं करना। 56 लाभ के पद हैं। 56 लाभ के पद जिन्हें बताया गया है। 56 लाभ के पद। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग 56 में है। महाभियोग के आधार क्या है? महाभियोग लाए जाने के आधार क्या है? तो आधार एक ही आधार है, वो है संविधान के उल्लंघन पर ही लाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया जैसा कि मैं बताया 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग एक अर्धन्यायिक है। यहाँ न्यायिक लिख दिए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। एक क्वासी जुडिशरी प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन शर्तें क्या? सदन के कुल सदस्यों का एक चौथाई सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है।
लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों के अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया तो राष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। ये वाली बात है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते ये केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन पेंशन संचित निधि पर भारी नहीं होती है। आर्टिकल 56 के अंतर्गत सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने वाले दिन से 5 साल तक होता है, परंतु पहले भी उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, जिसके कारण निम्न हैं: राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद से त्याग, और तीसरा ये महाभियोग। इन सभी कारणों से हुई पद रिक्ति से उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है तथा 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। इस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति की भांति ही वेतन भत्ते प्राप्त करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो भी होगा, मतलब अगर राष्ट्रपति की पदमुक्ति किसी की वजह से होती है तो 6 माह के भीतर जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, और तब तक उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा, और राष्ट्रपति जैसे ही उसे वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। ये नोट में लिख लेते हैं: संविधान संसद को राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करने का अधिकार। संविधान जो है संसद को राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब संसद इनके जो है भत्ते बढ़ा सकती है, वेतन बढ़ा सकती है, विशेषाधिकार बढ़ा सकती है, ये कर सकती है संसद। आर्टिकल नंबर 57 क्या है? कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के निर्वाचन का पात्र होगा। राष्ट्रपति पद की 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? लाभ का पद धारण नहीं करता हो। आर्टिकल नंबर 59 में जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं: लाभ का पद धारण नहीं करता हो, वेतन एवं भत्ते कम नहीं किए जा सकते, मतलब राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हों वो किसी भी सूरत में कम नहीं किए जा सकते, बिना किराया दिए वो शासकीय आवासों के उपयोग का हकदार है। जितने भी, जैसे प्रेसिडेंट हाउस है उसका बिना किराया दिए रहता है वो। संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मैंने कि पहले ही बताया। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति को शपथ। आर्टिकल नंबर 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति, और राष्ट्रपति के नाम से ही शासन चलाया जाता है, वो तो पहले बता दिए हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के नाम से संघ का शासन चलाया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, ये प्रशासनिक कार्य में आते हैं। प्रशासनिक शक्तियाँ ये कार्यों में आता है। पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। संघ के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति भी करते हैं। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये वाली बात होगी। विधायक शक्ति क्या है? आर्टिकल नंबर 79 के तहत के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अंग है। ठीक है। संसद का सत्र आहूत करना एवं सत्रावसान करना इनका काम है। संसद का सत्र आहूत कर सकते हैं एवं सत्रावसान भी कर सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। आर्टिकल 108। वह राज्यसभा के अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, जिसके 4 आधार हैं: कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। आर्टिकल 366 के आधार पर 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है, परंतु अब इसे समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 104 से इसे समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट नंबर 104 मतलब 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि भारत में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतनी आबादी ही नहीं है, तो इसे समाप्त कर दिया गया है। अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 123, और अगर राज्य का हो 213 होता है, यानी कि 123 और 213 राज्य का, वो राज्यपाल जारी करता है। ये राष्ट्रपति अध्यादेश अल्पावधि का एक कानून है, जो कार्यपालिका द्वारा तब जारी किया जाता है जब विधायिका सत्र न चल रहा हो।
जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए, राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि किसी विषय पर कार्रवाई करना जरूरी है, तो वह उस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह के भीतर संसद इसका अनुमोदन कर देती है तो अध्यादेश स्थायी हो जाता है, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद वह समाप्त हो जाता है। अगर संसद 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन कर देती है तो कानून स्थायी रूप ले लेता है, अगर नहीं करती है तो 6 सप्ताह बाद वह समाप्त हो जाता है। अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब राष्ट्रपति चाहे किसी संविधान में संशोधन करने का, तो ऐसा नहीं कर सकता है। वो संविधान संशोधन तभी होगा जब चर्चा परिचर्चा होगी सदन में, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति केवल संघ सूची, समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, केंद्र सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। और न्यायालय के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अगर कोई अध्यादेश आता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यदि यह असंवैधानिक है तो न्यायालय इसे रद्द भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रद्द नहीं किया जा सकता। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ क्या हैं? भारत के राष्ट्रपति के बाद वैसे तो 4 प्रकार के वीटो पावर होते हैं, मतलब वीटो शक्तियाँ होती हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास 3 हैं। वो है एब्सोल्यूट वीटो यानी कि निरपेक्ष वीटो, सस्पेंशन यानी कि निलंबन वीटो, पॉकेट यानी कि जेबी वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एक ऐसा वीटो जिसे समाप्त ना किया जा सके, ये जैसे ब्रिटिश सम्राट का जो वीटो होता है उसे समाप्त किया नहीं। सस्पेंशन या निलंबनकारी वीटो क्या होता है? ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। फ्रांस का राष्ट्रपति ये विवेकाधीन है, हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास भी। और ये पॉकेट वीटो ये भी विवेकाधीन है। जब राष्ट्रपति किसी निर्णय पर विलंब करके उसे व्यवहार में लागू होने से रोक देता है, वो होता पॉकेट। मतलब जब राष्ट्रपति किसी निर्णय पर विलंब करके उसे व्यवहार में लागू होने से रोक देता है तो यही आपका निलंबनकारी वीटो कहलाता है। और ये चौथा नंबर जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ऐसा वीटो, स्पेशलाइज्ड वीटो या विशेष वीटो, ऐसा वीटो होता है जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ देख लेते हैं। राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त हैं। आर्टिकल नंबर 72 में है क्षमादान। ये पॉर्डन क्या होता है? अपराधी को सजा से मुक्त करना। क्षमा क्या होता है? पहला क्षमा है या पॉर्डन, अपराधी को सजा से मुक्त करना। लागूकरण या कम्यूटेशन, दंड की प्रक्रिया को बदलकर हल्के प्रकार का दंड करना, दंड देना। परिहार, रेमिशन क्या होता है? रेमिशन, दंड की अवधि को कम करना। विराम क्या होता है? रेस्पाइट, दंड में कमी ला देना या विशेष आधार पर मिलती है, जैसे कोई महिला गर्भवती है तो मिल जाएगी। मृत्युदंड, रेप्राइव, मृत्युदंड के क्रियान्वयन को रोक देना। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपात हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति शासन की घोषणा आर्टिकल 356 में, वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 में। तो ये हो गए। आइए देखते हैं ये आपातकालीन शक्तियों को एक और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 352, 360, 356, ये देखते हैं। ये हुआ। सबसे पहले देखते हैं क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपात। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। क्या होता है इसमें? यदि दोनों सदन 30 दिन के अंदर या भीतर विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत से अनुमोदन कर देता है
तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हुई बात। समाप्ति, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा की समाप्ति कर सकता है, मतलब घोषणा कर दे और यह समाप्त हो जाएगा। लोकसभा या दूसरा लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके घोषणा की समाप्ति कर सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में 1 बार बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र और तीसरा, केंद्र द्वारा राज्यों को प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग के बारे में निर्देश जारी करना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है तथा केंद्र राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है। केंद्र राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और केंद्र राज सूची पर विषय बना सकती है। आर्टिकल 5356 यानी कि राष्ट्रपति शासन। आइए देखते हैं राष्ट्रपति शासन क्या है। यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि किसी प्रांत का संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रांत को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस प्रांत में असंवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा का यदि संसद दोनों सदन अलग अलग मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा का यदि संसद के दोनों सदन अलग 60 दिन के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देते हैं, तो यह 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया से दूसरी बार आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की घोषणा 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए तभी बढ़ाई जा सकती है जब 2 शर्तें पूरी हों। क्या? नंबर, राष्ट्रीय आपात की घोषणा पहले से ही लागू होगी राष्ट्रीय आपात की घोषणा, तो राष्ट्रपति शासन मतलब 1 बार से अधिक बढ़ाया जा सकता है। भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि चुनाव नहीं करवाए जा सकते, लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम नहीं करवाए जा सकते, इसलिए बढ़ सकते। लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी। लगातार 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके बाद वहाँ चुनाव या कुछ भी प्रक्रिया अलग अपनानी पड़ेगी। समाप्ति, राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा वापस ले सकता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इम्पैक्ट, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राष्ट्रपति शासन का नहीं पड़ता। राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, मतलब राज्य की जो राज्य सूचियां हैं उस पर संसद कानून बना सकती है। राज्य की विधानसभा भंग किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा प्रांत के किसी भी अधिकारी की प्रशासनिक शक्तियां ग्रहण की जा सकती हैं, मतलब राष्ट्रपति प्रांत के किसी भी अधिकारी की शक्तियां ग्रहण कर सकता है। अगला, वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। यदि भारत की वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति ही घोषणा करता है सबकी। वित्तीय आपात की घोषणा का यदि संसद के दोनों सदन 60 दिन के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देते हैं, तो वित्तीय आपात की घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक कि राष्ट्रपति उसे वापस न ले ले। प्रभाव, केंद्र राज्यों को वित्तीय आचरण के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। राज्यों के धन विधेयक राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए मंगवाए जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के भी वेतन कम किए जा सकते हैं। ये हुई बात। अब आगे बात कर लेते हैं। और वीटो पावर्स हो गई, राष्ट्रीय आपात हो गए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ। वैसे हो चुकी हैं इसी के अंतर्गत, लेकिन विवेकाधीन की शक्तियों की बात और कर लेते हैं। क्या? संसद के दोनों सदन की ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ।
जैसा कि मैंने बताया है कि जेबी वीटो जो होता है या पॉकेट वीटो जो होता है वो विवेकाधीन होता है, सस्पेंशन वीटो भी विवेकाधीन होता है। अब ये ज्वाइंट सेशन बुलाना ये विवेकाधीन है। जो राष्ट्रपति को लगे कि हम किसी चीज़ पे कानून बनाना आवश्यक है तो ज्वाइंट सेशन यानी कि संसद के दोनों सदनों को बैठक है तो बुला सकता है। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त, लोकसभा का विघटन कर सकता है यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है। आगे, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तब अपना विवेकानुसार पीएम की नियुक्ति, मतलब जब कोई भी मान लीजिए कोई 2 पार्टियां 3 पार्टियां हैं, किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है लोकसभा में किसी भी पार्टी को, क्योंकि राज्यसभा में प्राप्त हो चाहे ना हो, लोकसभा में अगर बहुमत किसी को प्राप्त नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को पीएम चुन सकता है, लेकिन उसे एक वो होता है कि उसे कुछ टाइम मिलेगा बहुमत सिद्ध करने का टाइम दिया जाएगा। ये होता है अपने विवेकाधीन, किसी भी योग्य व्यक्ति को वो पीएम चुन सकता है और उसे बहुमत के लिए वक्त देगा। जब किसी भी पार्टी में किसी को भी लोकसभा में बहुमत ना प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 78 के अनुसार पीएम राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों में में तथा भावी विधेयकों यानी कि जो बिल लाने वाले हैं वो के बारे में सूचना देगा और पीएम देगा। और आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। तो ये हैं कुछ राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ, यानी कि ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त है तो अपने
विवेकाधीन किसी को भी पीएम बना सकता है और उसे बहुमत साबित करने को या सिद्ध करने को कह सकता है। आर्टिकल 78 के अनुसार पीएम राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों में तथा भावी विधेयकों के मामले में सूचना देगा। आर्टिकल 75 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। ये हुई बात अपना राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति से संबंधित लगभग सारी जानकारी मैंने दे दी है और यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो अब आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत प्यार, आभार, धन्यवाद।